हमारे साथ जुड़ गए हैं सीए विनोद रावल साहब। इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम न्यूज रूम में डिस्कस कर रहे थे कि ना कुछ दिया ना कुछ लिया, रोड मैप बता दिया, ऐसा करेंगे आए तो, और इतना कर चुके हैं। कैसे बजट को समझा जाए? नमस्कार। देखिए विद्याशंकर मेरी जी, आवाज आप और मैं, जी मेरे ख्याल से आप और मैं पिछले 12-13 साल से बजट इकट्ठा कर रहे हैं दोनों। तो जी ये एक अलग बजट है जिसमें कुछ है ही नहीं डिस्कस करने के लिए। उन्होंने एक ही लाइन में बात खत्म कर दी कि आई डू नॉट वांट टू इंटरफेयर एनीथिंग, नो चेंजेस। हाँ तो सवाल हाँ ये है कि जब कुछ है ही नहीं तो ये पूरा का पूरा सिर्फ पूरक बजट रह गया। एलोकेशन है, वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है इस चीज के लिए कि जुलाई का बजट तो हमको ही देना है। तो उन्होंने इस बार, जबकि पिछली बार 2019 के बजट पे भी उन्होंने कुछ चीजें दे दी थी, इस बार तो उस पे भी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल हटा लिया कि कुछ भी नहीं, मतलब जिसको कहते हैं कुछ भी नहीं, सिर्फ टैक्स के नाम पे एक डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूटेड जो अमाउंट्स हैं, जो डिमांड्स खड़ी हैं पुरानी, जिसको सरकार रिकवर नहीं कर पा रही है किसी तरह से, वो 10,000 रुपए तक की जो डिमांड्स हैं उसका उन्होंने कर दिया कि जो 2010 से पहले की अगर 10,000 रुपए आपको देने हैं तो वो सरकार आपसे नहीं लेगी। तो इसी तरह से 2015 तक के लिए उन्होंने, सॉरी उल्टा कह रहा हूं मैं, 2010 तक के लिए 25,000 रुपए और 2015 के लिए 10,000 रुपए तक की अगर कोई डिमांड्स हैं आपकी तो सरकार उसकी रिकवरी आपसे नहीं करेगी। मुझे तो उसके पीछे कारण ये दिखाई देता है कि सरकार का खर्चा उससे ज्यादा है उसकी रिकवरी करने में। इससे ज्यादा पैसा कम्युनिकेशन पे लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगता है। तो हर बिजनेसमैन अपनी डायरी को साल के अंत में देखता है कि कौन सा ऐसा छोटा छोटा पैसा है जो मैं छोड़ दूं। तो एक तरह से ये उन्होंने छोड़ दिया है। नो डाउट हमारे लिए बिजनेस में एसएससी के लिए अच्छा हुआ कि सर अब जो है, जो लेटर जो आते थे 2,000 रुपए 2007 के, 8 के, 6 के, जो आप और हमने भी कई बार डिस्कस किया कि इसका क्या किया जाए, तो बहुत सारे लोगों ने पेमेंट कर दिया है। इस पर और सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि जिन्होंने इस तरह की डिमांड्स को पे कर दिया है तो क्या सरकार उनको रिफंड करने जा रही है क्या? क्यों? क्योंकि जिन्होंने दिया उन बेचारों का क्या कसूर था? उन्होंने शराफत से दे दिया, आपने मांगा उन्होंने दे दिया। अगर आपकी कोई ऐसी इंटेंशन थी, खैर हमेशा डिफॉल्टर्स को फायदा होता है, अब भी ऐसा ही होने जा रहा है इसमें। तो और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अमाउंट बहुत कम है, ये और बढ़ जानी चाहिए थी। 10,000 या 25,000 रुपए बहुत कम रह गए हैं और ज्यादातर लोग पे कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ के आसपास लोग हैं। मुझे लगता नहीं ऐसा कि 1 करोड़ लोग होंगे जिनके अगेंस्ट डिमांड हो। 6 करोड़ के आसपास रिटर्न फाइल्स होती हैं जिसमें से 70% रिटर्न जो हैं वो सैलरीड क्लास की हैं, जिनमें कोई टैक्स की रिकवरी करनी नहीं होती, सरकार को टीडीएस से पैसा मिलता है। तो अगर आप ओवरऑल बजट को देखें तो सिर्फ आप एज ए सिटीजन खुश हो लीजिए कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी भी हिस्सेदारी है। अदरवाइज उसके अलावा टैक्स के फ्रंट पे मुझे नहीं लगता कुछ भी कुछ ऐसा किसी सैलरीड क्लास को या कुछ मिला है, जबकि उम्मीद थी कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो उम्मीद थी। अब देखिए, मुझे 2019 का बजट याद आ रहा है कि यदि मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ये अंतरिम बजट है, इसमें बहुत ज्यादा नीतिगत घोषणाएं नहीं कर सकते थे, तो किसान सम्मान निधि समेत कई उसमें योजनाओं का उन्होंने ऐलान उस समय किया था। लेकिन इस बार क्या राम के भरोसे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है? मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। सरकार पूरी कॉन्फिडेंट है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हुआ मतलब काम खत्म हो गया है। उन्होंने ऐसा मान लिया है कि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रीबीज हमें भी नहीं चाहिए, लेकिन जो आपका इन्फ्लेशन होता है, जो आपका महंगाई जितनी बढ़ती है, कम से कम उतना स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास को मिलना चाहिए। उसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसको लिंक कर दीजिए, आप नहीं कुछ कर सकते हैं। जितना आपका महंगाई बढ़ती है, कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली उतनी बढ़ जाए। हम नहीं कह रहे कि आप कुछ भी करिए, हम 1 लाख रुपए की उम्मीद कर रहे थे 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन को। आप इसको किस हिसाब से देखते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आपकी सैलरीज सबकी तो बढ़े, मतलब अभी पार्लियामेंट पे ला दिया जाएगा, उनके भत्ते बढ़ा दिए जाएंगे, सब बढ़ेंगे, लेकिन जो नौकरी पेशा आदमी है जिसको टैक्स देना है उसको अगर रिलीफ महंगाई भत्ते के हिसाब से तो दे दीजिए जितनी महंगाई बढ़ी है, जितना इन्फ्लेशन। आप ही कहते हैं 5.8% इन्फ्लेशन की बात करते हैं, 7% इन्फ्लेशन पे जा रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जरूरत है सिर्फ 2 वर्ड्स कह देने से कि आई डोंट वांट टू चेंज, थोड़ा सा मन को धक्का लगा। कहीं ना कहीं जरूरत थी इस चीज की कि आना चाहिए।
अच्छा, मिडिल क्लास हमेशा फोकस में रहता है, इस बार क्या मिडिल क्लास के नजरिए से इन्होंने किया है? कुछ आवास वगैरह को लेकर के कुछ कहा है ना उसने, कि हम इतने आवास बनाएंगे? क्या उससे गरीबों को लाभ जो मिलने जा रहा है, मिडिल क्लास को मिलने जा रहा है? देखिए, उनका जो पूरा बजट है वो 4 वर्ड्स में है: अन्नदाता, गरीब, नारी शक्ति और युवा। और मुझे नहीं लगता इसमें से, अगर आप नारी शक्ति को छोड़ते हैं, अन्नदाता के लिए एग्रीकल्चर पे वैसे ही टैक्स नहीं लगता है, गरीब को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके उसके लिए बहुत स्कीम्स आपने दी हुई है। युवा जो है उसने कमाना शुरू नहीं किया है, वो तो रोजगार की चिंता में है। नारी शक्ति में आप कह सकते हैं कि नारी ऐसी होंगी जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप किया या जो जॉब करती हैं, जो उसके लिए है। अदरवाइज तो इन चारों सेगमेंट में टैक्स पेयर तो कहीं आता ही नहीं है, जबकि टैक्स की कलेक्शन आपकी बढ़ रही है। 23 लाख करोड़ आपके पास कलेक्शन टैक्स का बढ़ गया। आप खुद कह रहे हैं पिछले 10 साल में 3 गुना हो गया, 5 साल में 2 गुना हो गया। टैक्स देने वाले लोग बढ़े, जो लोग बढ़े, आपने ये भी कहा कि लोगों की आय 50% बढ़ गई है पहले से, पिछले साल से। अगर 50% आय बढ़ी है तो आपका टैक्स का कलेक्शन तभी तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपका 30% जो शेयर है वही बढ़ रहा है। लेकिन उस आप जो है उस टैक्स पेयर को क्यों नहीं इंसेंटिवाइज करते कि आप और अच्छे से टैक्स दीजिए, हम आपको भी सुविधाएं दे रहे हैं उसके साथ साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीजों की ऐसी जरूरत है कि जहां बढ़ाने की हमें आवश्यकता है और टैक्स पेयर को मिला नहीं है कुछ। इन्होंने उम्मीद थी 3 पॉइंट को बिल्कुल इन्होंने टच नहीं किया। मतलब डायरेक्टली आप कहेंगे कि इनडायरेक्टली इसका असर इस पे होगा, महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स, इसको टच ही नहीं किया। देखिए, वो महंगाई को मुझे लगता है ये सरकार ने मुद्दा माना ही कम है तिवारी जी। हमने तो बहुत बार इसके ऊपर अपने कार्यक्रम किए, कभी उसको ये महंगाई को ऐसा इशू नहीं मानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं दिखता नहीं, उनके हिसाब से तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो वहां कोई इशू नहीं है उसका। और तो ये दोनों इश्यूज नहीं है और दोनों को मैं आपके साथ सहमत हूं। हालांकि उन्होंने आपके मुद्रा लोन के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की कोशिश की है, और आपके जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, रोजगार वहां से बढ़ेगा। अयोध्या से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की बात हो रही है। तो स्पिरिचुअल टेररिज्म जिसकी उन्होंने बात की, शायद उन्होंने बड़ा स्मार्टली जो रिलीजियस वर्ड हटा के उसको स्पिरिचुअल की तरफ डाल दिया है, ताकि वो जो आपका जो एक शब्द है किसी एक धर्म के साथ नहीं रहे। तो उससे रोजगार वहां से जनरेट होंगे, और वो चाहते हैं कि नौकरी ना करके आप इसको रोजगार को जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जनरेट किया जाए। सरकार की जो मंशा दिखाई देती है वो उस तरह से है। और स्किल इंडिया के अंदर जो उन्होंने कहा कि रीस्किल्ड हुए हैं लोग, तो इस तरह की चीजें उन्होंने जरूर अमेंड की हैं। पर डायरेक्टली अगर हम और आप बात करें तो ऐसा कोई एलोकेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जुलाई तक का इंतजार किया है कि जो जुलाई में बजट आएगा उसमें पूरा वो अपना देंगे सारी डिटेल्स। सर, ये हालांकि ये अंतरिम बजट है तो इसमें ज्यादा कुछ हम उम्मीदें नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, उनके लिए उनको एक बहुत ज्यादा अपेक्षा थी उनसे। तो एक सीए होने के नाते आपकी क्या अपेक्षाएं थी कि बजट, जो अंतरिम बजट आएगी, वो कैसा होगा, कितना खरा उतरा है? देखिए, हम 3-4 चीजों की अंतरिम बजट में भी उम्मीद कर रहे थे। सबसे पहले था स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमें अंदाजा था स्लैब नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ऑलरेडी 7 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछली बार इन्होंने अलाउ कर दिया था न्यू टैक्स रिजीम में भी। तो हमें उम्मीद थी कम से कम ये 10 लाख तक चला जाएगा। 7.5 लाख तो टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन से हो जाता है। उसके साथ ही 2 लाख रुपए का आपका हाउसिंग के ऊपर रिबेट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। और वो 2 लाख की लिमिट को भी हम सोचे, क्योंकि 2 लाख रुपए जो ब्याज है वो तो 25 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लेने पर ही हो जाता है। 25 लाख में कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है आपको, और हमको एक मिडिल क्लास आदमी में बात करें तो नहीं मिलती है। पुअर को आप ऑलरेडी जो है 34 लाख करोड़ आप जनधन के रास्ते से आपने कहा कि हम दे रहे हैं, आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पुअर को तो आप ऑलरेडी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आप गरीब आदमी को भी कुछ ना कुछ सहायता दे रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास को जो बूस्ट करने के लिए जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, कहीं ऐसा है कि उन्होंने ये कहा कि कुछ जो पुअर हैं वो ऊपर आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो मिडिल में है वो लोअर मिडिल में जा रहे हैं, जो अपर मिडिल क्लास में थे वो लोअर मिडिल क्लास में जा रहे हैं। क्योंकि वो खाली टैक्स उसकी वजह नहीं है, उसकी आय इसकी भी तो बढ़ानी जरूरी है। तो वो फौरी कैसे तौर पर कोई बढ़ेगी, राहत नहीं मिली। आने वाले वक्त में कुछ करे तो। फौरी तौर पर जैसा कि आपने बताया, तो इसमें कोई मिडिल क्लास को ज्यादा राहत नहीं मिली है। हालांकि ये विजन दिखाया गया है कि करोड़ों घर बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, नए कॉरिडोर बन रहे हैं,
तो इससे मिडिल क्लास को तो हालांकि कुछ मिला नहीं। नहीं, देखिए मिडिल क्लास को ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, पर आप ओवरऑल बजट को देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मिडिल क्लास की भी हिस्सेदारी है। सड़कें तो वही हमारी है, रेलवे हमारा इंप्रूव हुआ है, एयरपोर्ट हमारे इंप्रूव, डायरेक्ट और ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट की बात नहीं नहीं। मिला। डायरेक्ट टैक्स के फ्रंट पे जहां मैं काम करता हूं या जहां आप मुझे ले जाना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। डायरेक्टली मुझे कुछ फायदा नहीं पहुंचाया गया है, वहां मैं जरूर नुकसान में हूं कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मेरी झोली बिल्कुल खाली है। जो विद्या जी कहा करते हैं कि आपकी झोली में क्या आया, तो मेरी झोली में कुछ नहीं आया है, पर मेरी झोली में सपने हैं। मुझे दिशा निर्देश मिला है कि मेरी अगर ये सरकार वापस आती है तो ये सरकार 4 फ्रंट पे काम करेगी, इस बारे में बता दिया। एफडीआई के नए मायने गढ़ दिए गए हैं। अब मुझे बताया गया कि फर्स्ट डेवलप इंडिया, जिसको मुझे सिखाया गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने कहा इसको फर्स्ट डेवलप इंडिया। जीडीपी के मायने बदल गए आज से। मैं नया अर्थशास्त्र पढ़ने की कोशिश करूंगा। जीडीपी अब है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड आपका प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं ये दोनों शब्द मुझे नए सिरे से पढ़ने पड़ेंगे। तो लेकिन डायरेक्टली मुझे नहीं कुछ मिला, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। मेरा टैक्स जितना जाता था उतना ही जाएगा। अगर मुझे 10% का सरकार से इंक्रीमेंट मिलता है तो मुझे उस पर 10% टैक्स फालतू देना होगा, मुझे पे करना। क्योंकि आम आदमी की दिनचर्या से जुड़ी हुई जो सामानें होती हैं, जो टैक्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, उससे कोई तो बेनिफिट नहीं मिला है। हालांकि ये अंतरिम बजट है, ज्यादा अपेक्षाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी शायद उम्मीद लगाई जा रही थी कुछ लोक लुभावन वादे किए जाए या कुछ डायरेक्ट तौर पर मतलब जनता को संदेश दिया जाए कि हम ये चीजें सस्ता करने वाले हैं या इसमें महंगा हुआ है। तो इस तरह की कुछ खबरें निकल करके सामने नहीं आई है बजट से। हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि अगर सरकार बनती है तो जैसा कि इन्होंने बताया है और विजन दिखाया है, तो शायद कर पाए। देखिए, लुभावन देने की आवश्यकता तब थी जब उनको लग रहा हो कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। आपने बात यहां से शुरू की थी कि राम भरोसे हम हैं, तो जब उनको राम का भरोसा है और बिल्कुल उनको पूरा भरोसा है, वो आधे में भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं कि हाफ हार्टेड बात कर रहे हैं, तो राम भरोसे बिल्कुल बजट सरकार है और उनको लग रहा है कि हमें राम लुभावन देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं दिया है। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दिया है कि हमें कोई लुभावने फायदे करने की जरूरत है नहीं। एक बात बताइए, चार ही जातियां बताई थी प्रधानमंत्री ने, गरीब, महिला, नौजवान और किसान, उनको क्या मिला? नहीं, देखिए उन चारों को तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि गरीब के लिए हमने ये पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। चारों फ्रंट्स को कहीं ना कहीं लेके आए। वो युवा के लिए भी लेकर के आए, उसके किसान के लिए भी लेके आए, अन्नदाता के लिए स्कीम्स हैं, आपकी किसान सम्मान निधि है। बढ़ाया कुछ नहीं गया है, सिर्फ ये बताया गया कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। युवाओं के लिए आईटीआई, आईआईएम और आईआईटी की बात की उन्होंने, हॉस्पिटल्स बनाने की बात की है, वहां रोजगार की बात की है। तो ये सब चीजें वहां से लेकर के आए हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बात करें कि किसी को उन्होंने किसी की पॉकेट में कुछ डाला हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है कि ऐसा डायरेक्टली किसी को बेनिफिट। चलिए, ऐसा होता है जब आत्मविश्वास होता है कि नहीं हम तो जीत करके आ ही रहे हैं, तो जुलाई में बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, और वो भी राम का सहारा है, फिर क्यों कुछ देने लगे। इसको जानने और समझने की और कोशिश करेंगे। शुक्रिया। राम राम।